हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की एसएसटी की बुक का चैप्टर 7 ग्रास लैंड्स यानी कि घास के मैदान के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1/4 लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रास। द लैंड्स आर फ्लैट एंड ओपन एरिया कवर्ड विद ग्रास दैट वेयर प्लांट्स हैव नैरो लीव्स। बच्चों, हमारे संसार की जो पूरी ज़मीन है उसमें से 1/4 एरिया जो है वो घास से भरा हुआ है और जो ज़मीन एकदम फ्लैट होती है और ओपन एरिया होता है जो घास से भरा हुआ होता है और उसकी पत्तियां जो होती हैं उन प्लांट्स की बिल्कुल नैरो होती हैं, बहुत पतली पतली पत्तियां होती हैं, तो उसे ही हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। ठीक है, घास के मैदान। Grasslands are found in those area where the temperature is varied between summer and winter। और grasslands हमें उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ के जो टेम्परेचर होता है जिस जगह का, उनमें बहुत ही उसमें गर्मी और सर्दी में, समर एंड विंटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इट रेन्स इनफ फॉर ग्रोइंग ग्रास बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज़। और यहाँ पर बहुत बारिश भी होती है और जिसमें घास उगती है, झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। एक्सेप्ट अंटार्कटिका, दीज ग्रासलैंड्स आर इन एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सिर्फ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को छोड़ करके बाकी जो भी 6 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं उन सभी में ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं। डू यू नो दैट राइस, व्हीट, मेज एंड ओट्स ग्रो विद वाइल्ड ग्रास एंड इवन शुगर कैन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि क्या आप जानते हैं कि राइस चावल, व्हीट गेहूँ, मेज़ होता है मक्का एंड जो ओट्स होते हैं ये सभी हमें जंगली जो घास होती है ना उनसे ही मिले हैं। पहले ये घास के रूप में थे, फिर धीरे धीरे लोगों को इनके बारे में पता चला। और यहाँ तक कि जो गन्ना होता है वो भी एक जंगली घास से ही मिला है। ठीक है, और बच्चे इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पूरे चैप्टर के वो मैं आपको लास्ट में करवाऊँगी। तो अब आगे का पढ़ते हैं। द अबंडेंस ऑफ ग्रास मेक्स इट suitable for large number of animals like deer, giraffe, zebra, wild buffalo, ostrich, चिंकारा, इम्पाला एट्सेट्रा। मतलब यहाँ पर इतनी घास होती है बच्चों कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं इजीली। उनके लिए ये सूटेबल है उनके रहने के लिए, जो घास खाते हैं जो जानवर, जैसे कि जिन जिन एनिमल्स का नेम यहाँ पर लिखा है वो सभी इसमें इजीली रह सकते हैं। Mostly grasslands are found in 2 hemispheres. Tropical has grasslands and meadows like Western Equatorial and Africa and South America. इसमें ये बच्चों की जो भी ग्रासलैंड्स हैं मोस्टली वो 2 हेमिस्फेयर्स में मिलते हैं हमें। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं और मिडोज़ लाइक वेस्टर्न इक्वेटोरियल, अफ्रीका और साउथ अमेरिका इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, और समर इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन दीज एरियाज़ बट आफ्टर समर इट रेन्स हैविली। लेकिन इन एरियाज़ में बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इतनी गर्मी पड़ने के बाद समर के बाद इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। ठीक है, अब देखिए आप इस पिक्चर में देख पाएंगे इस मैप में कि कहाँ कहाँ पर वो ग्रासलैंड्स हैं। तो देखिए इनके नेम दे रखे हैं आपको नीचे। देखिए फर्स्ट जो है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नेक्स्ट है स्टेपीज ऑफ मिडिल एशिया, नेक्स्ट है डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 3rd नंबर पर है जो, 4th है सवाना ऑफ अफ्रीका और पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर। और बच्चों ग्रासलैंड्स सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर्स में भी हमें मिलते हैं। In these areas, the climate is very cold and very warm. Drizzle continues all through the year. और इन जो ग्रासलैंड की जो ये एरिया है यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और बहुत गर्मी भी पड़ती है और यहाँ पर पूरे साल ड्रिजल होती रहती है यानी कि बूंदाबांदी होती रहती है। इट ऑल्सो स्नोज इन सम एरियाज़। और यहाँ पर कहीं कहीं पर बर्फ़ भी गिरती है। ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। यानी कि ग्रासलैंड्स हैं उनको अलग अलग नामों से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बुलाया जाता है। ग्रासलैंड्स इन वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना। यानी कि वेस्टर्न अफ्रीका का जो ग्रासलैंड है उसे सवाना कहा जाता है। वेयर एज ग्रासलैंड इन बोलिविया एंड पराग्वे इन साउथ अमेरिका इज़ ग्रांचको। ठीक है,
नेक्स्ट है दीज आर ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर ग्रासलैंड्स इन अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका आर पैम्पस। और ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड्स हैं वो कौन, ये जो ऊपर वाले जो थे बोलिविया एंड पराग्वे के जो ग्रासलैंड्स हैं ये सभी ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स हैं। और ग्रासलैंड्स इन अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका आर पैम्पस, they are in middle Asia and Europe, North America calls them prairies and in South Africa well, ठीक है। these are subtropical hemisphere grasslands। और यहाँ पर जो भी grasslands के आपको नाम दिए हुए हैं वो सभी subtropical hemisphere के grasslands हैं। downs the grassland in Australia are found in both hemisphere, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के grassland हैं वो दोनों हेमिस्फीयर्स में हमें मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए जिराफ, डियर, जेब्रा एंड चिंकारा आर एनिमल्स दैट ईट ग्रास। ठीक है, ये सभी एनिमल्स क्या खाते हैं, घास खाते हैं। लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड लेपर्ड्स आर एनिमल्स दैट ईट मीट। ठीक है, ये मीट खाते हैं। मैनी एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड्स, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। मोस्टली ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन 2 हेमिस्फेयर, और मोस्टली ज़्यादातर ग्रासलैंड्स किन में पाए जाते हैं, 2 हेमिस्फेयर्स में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ठीक है, फिफ्थ है ग्रासलैंड्स इन वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना। ग्रासलैंड इन बोलिविया एंड पराग्वे इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड ग्रांचको। ठीक है, बोलिविया और पराग्वे साउथ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें ग्रांचको कहा जाता है। कलर ऑफ एनिमल्स ईटिंग ग्रास इज़ लाइकली टू बी कलर ऑफ ग्रास, यानी कि जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं तो जो घास है उसका कलर भी एनिमल्स के कलर से ही मिलता जुलता होता है। ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर ग्रासलैंड्स ऑफ चेड, ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर का ग्रासलैंड है चेड, उसके बारे में बताया इसमें। देखिए, सायरा वॉज इन एन अफ्रीकन ग्रासलैंड traveling by jeep. She wore a telescope around her neck which she had won in a quiz in Delhi। तो सायरा कहाँ पर थी इस वक्त, सायरा अफ्रीकन ग्रासलैंड में थी। वो एक जीप से जा रही थी और उसने अपने गले में एक टेलीस्कोप पहना हुआ था जिसे उसने दिल्ली में एक क्विज में जीता था। सायरा वॉज एक्साइटेड टू सी अ हर्ड ऑफ डियर और प्राइड ऑफ लायंस। It was not easy to see animals because of grass as tall as 4 feet। सायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हिरन के और शेर के झुंड को देखने के लिए, लेकिन उन्हें देख पाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जो वहाँ की घास थी वो लगभग 4 फीट ऊंची थी, लंबी थी मतलब। देखिए अब आगे, द ग्रास इज़ ग्रीन इन द मंथ ऑफ जून। द ग्रासलैंड्स ऑफ चेड इन वेस्टर्न अफ्रीका दो नॉर्मली ब्राउनिश वर टोटली ग्रीन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन। इट इज़ अनबिलीवेबल दैट देयर आर एवर ग्रीन फॉरेस्ट्स इन चेड। तो बच्चों यहाँ की जून में मतलब जो घास थी चेड की वो ग्रीन कलर की थी, वैसे यहाँ की नॉर्मली जो ग्रास रहती है वो ब्राउनिश रहती है, ब्राउन कलर की रहती है, बट बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ की घास बिल्कुल ग्रीन हो गई थी। और ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है कि वहाँ पर एक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है चेड में। ठीक है, Saira's guide indicated towards an acacia tree babul as soon as the jeep slowed down. Saira's zeal started beating fast. 4 lions laid in the shadow of a tree. अब सायरा के गाइड ने इंडिकेट किया, बताया कि ये क्या कहते हैं बबूल का पेड़ है, उसकी तरफ को इशारा करते हुए बताया। और जैसे ही जीप स्लो हो रही थी क्योंकि उस साइड पर क्या थे, शेर थे। ठीक है, तो जैसे ही जीप स्लो हो रही थी तो सायरा की जो झील थी मतलब उसका जो उत्साह था वो और भी बढ़ता जा रहा था, उत्सुकता उसकी बढ़ रही थी क्योंकि वो उन्हें देखने वाली थी ना, इसलिए। और छाया में, पेड़ की छाया में 4 शेर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। द लायंस वर स्लीपिंग विदाउट केयर इन द वाइल्ड दैट मैनी पीपल वर वॉचिंग दैम। और जो लायंस थे वो आराम से सो रहे थे बिना किसी चिंता के। ठीक है, क्योंकि और लोग उन्हें आराम से देख रहे थे। द गाइड एक्सप्लेन्ड दैट द लायंस हैड जस्ट ईटन अ डियर एंड वर नाउ रेस्टिंग, देयर बेली इज़ फुल एंड दे हैव नो इंटेंशन ऑफ हंटिंग फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 days। तो गाइड ने बताया कि जो लायंस हैं उन्होंने अभी किसको खाया है, डियर को खाया है, इसलिए और अब वो आराम कर रहे हैं, उनका पेट बिल्कुल फुल है और अब उनका शिकार करने की मतलब कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अब वो 2-3 दिन तक कोई शिकार नहीं करेंगे।
When they moved ahead, they saw zebras, deer going about their herd grazing green grass. तो उन्होंने फिर आगे ही, जैसे वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने जेब्रास के और डियर के जो हर्ड्स थे उनको देखा, झुंड को देखा, और वो सभी क्या कर रहे थे, घास चर रहे थे। देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आपको चेट जो ग्रास लैंड है उसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, जो येलो उसमें है कलर में, और लिखा भी है उसका नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द गाइड टोल्ड देम दैट हर्बीवोरस एनिमल्स मूव इन हर्ड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कार्निवोरस एनिमल्स। तो गाइड ने बताया कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो सभी कार्निवोरस एनिमल्स से बचने के लिए हर्ड्स में इधर उधर जाते हैं, मतलब झुंड में इधर उधर जाते हैं ताकि वो उनसे बच सकें। जस्ट नियर बाय सम जिराफ्स वर चूइंग लीव्स ऑन द ट्रीज, और उसी के थोड़ा सा दूर पर ही जिराफ क्या कर रहा था, वो पत्तियों को खा रहा था। एनिमल्स इन सवाना ग्रासलैंड ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जिराफ ईट्स द अपर ट्रीज, डियर ईट द स्टेम ऑफ ग्रास एंड लीव्स, while zebras feed on upper parts of grass. चिंकारा ईट्स न्यू ब्रांचेस ऑफ ग्रास। यानी कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग पार्ट पौधे का, मतलब जो अलग अलग पार्ट को वो खाते हैं। जैसे जिराफ है वो ट्री के अपर पार्ट को खाता है, डियर है जो वो स्टेम को और छोटी छोटी घास को खाता है और पत्तियों को, ठीक है। जेब्रा जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी घास के ऊपर के पार्ट को खाता है, और चिंकारा न्यू न्यू ब्रांचेस को खाता है ग्रास की, ठीक है। अब मैच द एनिमल्स विद द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट दे ईट। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है कि जो एनिमल है वो प्लांट के किस पार्ट को खाते हैं। तो जिराफ लीव्स ऑन हाई ब्रांचेस, ऊंची ऊंची जो ब्रांचेस हैं उनकी पत्तियों को खाते हैं। डियर लीव्स ऑन लो ब्रांचेस की लीव्स को खाते हैं। जेब्रा अपर पार्ट्स ऑफ ग्रास के अपर पार्ट को, ऊपर वाले हिस्से को खाते हैं। चिंकारा न्यू ब्रांचेस ऑफ ग्रास, ठीक है। The guide was telling them about various animals. Saira said that she was not able to see clearly any animal. तो गाइड उसको मतलब बताता जा रहा था, सारी बातों के बारे में बता रहे थे वो, और बट सायरा ने कहा कि वो किसी भी एनिमल को क्लियरली नहीं देख पा रही है। द गाइड स्माइल्ड एंड सेड दैट द एनिमल्स आर वेरी क्लेवर इन हाइडिंग इन देयर एनवायरमेंट। तो गाइड मुस्कुराया और उसने बोला कि ये सभी एनिमल्स अपने इस एनवायरनमेंट में, मतलब वो बहुत चालाक है, वो बहुत ही चालाकी से इस एनवायरनमेंट में छुप जाते हैं इधर उधर। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू लोकेट लायन इन ग्रास, और लायन को ग्रास में लोकेट करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि उसका कलर जो है और ग्रास के कलर से बिल्कुल मैच करता है, इतना कि पता ही नहीं चलता कि वो वहाँ पर है। दे देमसेल्व्स मैच देयर कलर विद देयर सराउंडिंग विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी इवन द स्ट्राइप्स ऑफ जेब्रा। यानी कि यहाँ तक कि वो इतने अपने सराउंडिंग्स में उनका कलर मैच हो जाता है कि यहाँ तक कि आप जो जेब्रा है उसकी स्ट्राइप्स को भी नहीं देख पाएंगे। अब देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन 2 हेमिस्फेयर। कलर ऑफ एनिमल्स ईटिंग ग्रास इज़ लाइकली टू बी कलर ऑफ ग्रास। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिए। अब आगे, लेट अस सी द ग्रासलैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के ग्रासलैंड्स के बारे में जानते हैं। कंवलजीत वॉज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ हर फादर्स wheat field in Ropar district of Punjab, seeing golden grains of wheat as far as could। जो कंवलजीत है वो कहाँ पर खड़ी है, वो अपने पापा के खेत में खड़ी हुई है, जो कि रोपर डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के, ठीक है। और वो देख रही है कि तो उसे जितनी दूर तक भी उसकी नज़र जा रही है तो उसे गेहूं की जो गोल्डन गोल्डन बालियां हैं वही दिखाई दे रही हैं, ठीक है। Yesterday her teacher told her that Punjab is a grain storage of India. What a coincidence. Her brother Sukhveer, who is in America, wrote a letter to Kamaljeet saying that the area he lives in is the granary of the world. तो फिर ये कितना मतलब क्या कोइंसिडेंस है कि उसकी टीचर ने उसे कल बताया था कि जो पंजाब है वो ग्रेन स्टोरेज ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडिया का अन्न भंडार है, ठीक है। और उसका भाई सुखवीर जो कि अमेरिका में रहता है उसने उसे लेटर लिखा और उसमें उसने बताया कि जहाँ वह रहता है अमेरिका में वो वर्ल्ड का जैसे कि अन्न भंडार है, ग्रैनरी है, ठीक है।
Kamaljeet's teacher asked her to bring the picture of America's grasslands prairie which was sent by her brother. तो टीचर ने बोला कि आप अमेरिका के जो ग्रासलैंड है प्रेरी की पिक्चर लेकर आना जो तुम्हारे भाई ने सेंड की थी तुम्हें. द नेक्स्ट डे कमलजीत पेस्टेड दैट पिक्चर ऑन द क्लासरूम बोर्ड एंड रीड हर ब्रदर्स लेटर. फिर उसने उस पिक्चर को क्लासरूम के बोर्ड पर चिपका दिया और अपने भाई का लेटर पढ़ना स्टार्ट किया. तो उसमें क्या लिखा हुआ था? डियर सिस्टर, आई यूज टू थिंक दैट लोहड़ी फेस्टिवल टाइम इज़ नॉट the coldest in the world, but the cold in midwest part of USA is far more than Lohri. Their fields are covered with snow in December. तो उसके भाई ने लिखा हुआ था कि प्यारी बहन, मैं मतलब सोचता था कि जो लोहड़ी है वो क्या कहते लोहड़ी फेस्टिवल का टाइम है वो वर्ल्ड में सबसे ठंडा मतलब कि नहीं है वो टाइम, ठीक है. बट द कोल्ड इन मिड वेस्ट, जो क्या कहते हैं मिड वेस्ट का जो टाइम है वहाँ पर क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो लोहड़ी से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर. और देयर फील्ड्स आर कवर्ड विद स्नो इन दिसंबर, और यहाँ के जो फील्ड्स हैं वो किससे कवर्ड हो जाते हैं? स्नो से कवर्ड हो जाते हैं. फेस्टिवल से कवर्ड बर्फ से कवर हो जाते हैं. व्हेन द स्नो मेल्ट इन स्प्रिंग फार्मर्स शो द फील्ड्स आफ्टर समर द फील्ड्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. हेयर इट इज़ हॉट नॉट एज इंडिया. और उसने बताया कि फिर जैसे जैसे स्प्रिंग आता है तो बर्फ़ जो है मेल्ट होने लग जाती है. फार्मर्स अपने बीजों को बोना स्टार्ट कर देते हैं, अपने खेतों की जुताई करना शुरू कर देते हैं. आफ्टर समर द फील्ड्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. और फिर उसके बाद गर्मी के बाद उनके जो फसल हैं वो पककर तैयार हो जाती हैं और हार्वेस्ट करने के लिए मतलब तैयार हो जाती हैं. और यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं पड़ती है जितनी कि इंडिया में पड़ती है. मतलब ठंड के बाद जितनी गर्मी यहाँ पर पड़ती है स्प्रिंग के बाद उतनी वहाँ पर नहीं पड़ती है. ट्रीज़ आर लेस अनलाइक पंजाब. फील्ड्स आर इन द मिडल ऑफ दीज फील्ड्स. क्लस्टर ऑफ हाउसेस where farmer live with their laborers who help. There is a cattle shed near their houses where grain is stored. तो इसमें ये लिखा है कि यहाँ पर ट्रीज जो हैं वो कम है पंजाब से, और यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं फील्ड में ही एक मतलब कई सारे घर हैं उनके जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी, और क्या कहते हैं जो उनके लेबर्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं मतलब फार्मर्स की इन चीज़ों में, तो उनके लिए भी वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था की गई है. और अन्न के जो भंडार हैं अनाज को मतलब स्टोर करने के लिए भी वहाँ पर एक तरीके से रूम्स बनाए गए हैं, ठीक है. ये देखिए क्रॉप बीइंग हार्वेस्टिंग बाय मशीन्स, चैंचर्स पुश द एनिमल्स टू फार्मर, ठीक है. अब देखिए seeing the vast size of fields, I thought that lakhs of laborers would be required on the fields. Sowing, cutting, harvesting is done by machines like tractor and combine harvester. और बच्चों इन खेतों का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब साइज़ है. तो मैंने मतलब सोचा, उसने लिखा कि मैंने सोचा कि यहाँ पर तो बहुत मतलब लाखों लेबर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी इन सारे फील्ड्स में मतलब काम करने के लिए. बट यहाँ पर जो बीज बोए जाते हैं, कटिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, उन सभी का काम किससे होता है? मशीन से होता है, ठीक है. वो भी कौन सी मशीन है? वो कंबाइन हार्वेस्टर है उसका नाम. और मशीन्स फिल ग्रेन्स इन बिग बॉक्सेस कॉल्ड सिलो विच आर एज हाई एज बिल्डिंग्स. इट कुड टेक मैनी डेज कंप्लीट दिस वर्क बट मशीन डू इट इन अ फ्यू आवर्स. देखिए अब इसमें ये क्या है बच्चों, जो मशीन है यहाँ पर अनाज को भरने का काम भी करती है. बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उनका नाम है सिलो, और वो इतने ऊंचे होते हैं किसी बिल्डिंग से भी ऊंचे होते हैं. बट अगर कोई इंसान इनमें सामान मतलब जो सारा अनाज भरेगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा. बट जो मशीन है उससे ये फ्यू आवर्स में ही हो जाता है, मतलब बहुत कुछ ही घंटों में ये काम ख़त्म हो जाता है. टुडे ऑन प्रेरी फार्म वीट, ओट्स, शुगर केन एंड मेज इज़ ग्रोन और वीट इज़ एक्सपोर्टेड. और यहाँ पर प्रेरी फार्म में गेहूँ, ओट्स जो है, शुगर केन और मेज़ है, ये सभी को उगाया जाता है और वीट को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है. द हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न प्रेरी इज़ लेस फर्टाइल, रेन इज़ लेस, सो सम फार्मर्स ग्रो पोटैटोज वाइल अदर्स रेज कैटल ऑन open grassland called ranch. Animals are kept for meat which is exported to Europe.
तो बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हिली एरिया है वेस्टर्न प्रेरी का, वहाँ वो बहुत ही कम उपजाऊ है और वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए वहाँ के जो किसान हैं वो वहाँ पर आलूओं को उगाते हैं। और जो दूसरे किसान हैं वो पशुओं को पालते हैं, और जिस ओपन ग्रासलैंड में वो ऐसा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, रैंच कहा जाता है। और एनिमल्स आर केप्ट फॉर मीट, और एनिमल्स को यहाँ पर मीट के लिए क्या कहते हैं रखा जाता है, विच इज़ एक्सपोर्टेड टू यूरोप, ठीक है, और फिर वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। Dairy farming is of great importance in the western prairie. The number of animals is so much that machines are required to milk them. Come to be here during your holidays. I am waiting for you. You can see the huge prairies for yourself. Your brother सुखवीर। तो फिर उसके भाई ने फिर लिखा कि यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग होती है, दूध का जो उत्पादन किया जाता है वो भी एक बड़े अमाउंट पर किया जाता है वेस्टर्न प्रेरी में, और यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स होते हैं कि उनका जो मिल्क दूध निकालने के लिए मतलब बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उनको मशीन से निकाला जाता है, ठीक है। और अगर जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी तो तुम यहाँ पर ज़रूर आना और प्रेरी को अपने आप देखना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा भाई सुखबीर। ये उसके भाई ने लेटर लिखा था, ठीक है, और उसने प्रेरी के बारे में बताया था। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इन यूएसए सोइंग, कटिंग एंड हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर एंड कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, ठीक है। अब फार्मर्स एट द प्रेरी कल्टिवेट वीट, ओट्स, शुगर केन एंड मेज़, यानी कि प्रेरी के जो किसान हैं वो क्या क्या उगाते हैं, गेहूँ, ओट्स और शुगर केन यानी कि गन्ना, और मेज़ यानी कि मक्का। थर्ड है द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल एंड गेट लेस रेनफॉल इन हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न प्रेरी। वेस्टर्न प्रेरी के हिली एरिया में, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। फोर्थ द कैटल आर मिल्क्ड बाय मशीन। इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टेपीज़ ऑफ मंगोलिया। स्टेपीज़ ऑफ मंगोलिया के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो सुनिए। फॉर थाउजेंड्स ईयर इन मंगोलिया नॉर्मोड्स, नोमेटिक एंड हॉर्स राइडर्स थ्राइव्ड, फियर्स वाइंड ब्लोज हेयर। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड इन इट्स नेचुरल स्टेट। और बच्चों, जो यहाँ का मंगोलिया है, जो यहाँ का जो ग्रासलैंड है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, और जो कि अपने नेचुरल स्टेट में है। और यहाँ पर क्या होता था, जो हॉर्स राइडर्स थे वो सभी मतलब हॉर्स राइडिंग किया करते थे, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तूफ़ानी मतलब भयंकर हवा चला करती थी। ग्रास अप्स टू द नी ग्रोज इन द एरिया ऑफ 250,000 किलोमीटर। और यहाँ की जो घास थी वो घुटनों तक की ऊंचाई जितनी लंबी थी, और ये पूरे मतलब 2,50,000 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, ठीक है। द एरिया इज़ डबल इन द साइज ऑफ बांग्लादेश विद वेरी फ्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख मंगोलियंस चिंकारा लिव इन स्टेपीज़। और ये जो एरिया है बच्चों इस ग्रासलैंड का, वो बांग्लादेश के जो साइज़ है उस कंट्री का उससे डबल है ना। और यहाँ पर 10 लाख से भी ज़्यादा मंगोलियन चिंकाराज हैं वो रहते हैं स्टेपीज़ में। समटाइम्स देयर आर 2,50,000 और इवन मोर इन अ हर्ड। इट इज़ अ स्ट्रेंज व्यू ऑफ एशिया। और कई बार 2,50,000 से भी ज़्यादा ये मतलब हर्ड में दिखाई देते हैं, झुंड में दिखाई देते हैं, और इससे एशिया का एक अलग ही स्ट्रेंज व्यू नज़र आता है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन 2 हेमिस्फीयर। मिडोज ऑफ पराग्वे आर ग्रांचिको, ठीक है। मिडोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर डाउन्स। एनिमल्स ऑफ सवाना ग्रासलैंड्स ईट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ग्रेन फील्ड्स इन टॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सियलोज, यानी कि जो ग्रेन्स अनाज को भरा जाता है ना बड़े बड़े बॉक्सेस में, उसे सियलोज कहा जाता है। फार्मर्स कीप द एनिमल्स इन ओपन ग्रासलैंड कॉल्ड रेंचेस। और फार्मर्स जिस ओपन ग्रासलैंड में अपने एनिमल्स को रखते हैं उसे रेंचेस कहा जाता है, रैंच कहा जाता है, ठीक है। अब फिर मैचिंग है, देखिए अर्जेंटीना यानी कि अर्जेंटीना का है पैम्पस, ठीक है। मिडिल एशिया यानी कि स्टेपीज़, जो इनके ग्रासलैंड्स हैं उनके नेम है ये। नॉर्थ अमेरिका का है प्रेरीज, और साउथ अफ्रीका का है वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यहाँ पर ट्रू फॉल्स करना है। देखिए फर्स्ट है इसमें, ग्रासलैंड्स ऑन दीज प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस
बिटवीन वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर। ग्रासलैंड्स उन एरियाज़ में हमें मिलते हैं जहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये है ट्रू। ठीक है। राइस, व्हीट, मेज एंड ओट्स आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द ग्रास, यानी कि राइस, व्हीट, मेज और ओट्स जो सारी फसलें हैं वो किससे मिली हैं, हमें किस ग्रास से मिली हैं, तो ये ट्रू है। ग्रासलैंड्स आर सूटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ये भी ट्रू है क्योंकि ग्रासलैंड्स लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स के लिए सूटेबल होते हैं उनके रहने के लिए। ग्रासलैंड्स फाउंड इन ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर, ये भी ट्रू है। बोल्विया एंड पराग्वे ग्रासलैंड्स आर इन ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर, ये ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्बिवोरस एनिमल्स मूव इन हर्ड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कार्निवोरस एनिमल्स, हार्बिवोरस एनिमल्स जो है वो झुंड में इधर उधर जाते हैं अपने आप को कार्निवोरस एनिमल्स से बचाने के लिए, ये ट्रू है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट लायन इन ग्रास, लायन को ग्रास में लोकेट करना बहुत मुश्किल है, ट्रू। पंजाब इज़ कॉल्ड द ग्रैनरी ऑफ इंडिया, यस ट्रू। फार्मर्स कल्टिवेट व्हीट, ओट्स, मेज, सुगरकेन ऑन प्रेरीज, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है द एनिमल्स इन सवाना ग्रासलैंड्स ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये भी सही है। सवाना ग्रासलैंड्स के जो एनिमल्स हैं वो एक प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। ठीक है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैंड, ठीक है, दोनों तरह की लैंड में हमें मिलते हैं। ग्रासलैंड्स इन वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना, ठीक है। ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में है, जो डाउन्स है वो। बोल्विया एंड पराग्वे आर द पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसए इज़ द स्टोरेज ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, जो यूएसए है वो एक स्टोरेज ग्रैनरी है, अन्न का भंडार है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। ऑन प्रेरीज सोइंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय मशीन, और प्रेरीज में सोइंग, कटिंग और हार्वेस्टिंग किससे की जाती है, मशीन से की जाती है। फार्मर्स रेज कैटल ऑन ओपन लैंड्स आर कॉल्ड रैंच। चलिए बच्चों, तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसमें मैंने पेज नंबर वाइज क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो देखिए पेज नंबर 43 के हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, नेम द कॉन्टिनेंट्स वेयर नो ग्रासलैंड्स आर फाउंड, ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताना है आपको जहाँ पर कोई ग्रासलैंड नहीं मिलता है, तो वो है अंटार्कटिका, ठीक है। क्वेश्चन 2, नेम द क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन ग्रासलैंड्स, तो व्हीट, मेज, ओट्स, सुगरकेन, मिलेट, पैडी एंड बार्ले, ठीक है। क्वेश्चन 3, what are grasslands? Grasslands क्या होते हैं? The lands are flat and open area covered with grass that where plants have narrow leaves are called grasslands। मतलब ऐसे समतल मैदान जहाँ पर बहुत मतलब पूरा एरिया बहुत ही खुला एरिया होता है और वो पूरा एरिया घास से भरा हुआ होता है, और वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत ही नैरो लीव्स होती हैं, पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। पेज नंबर 48 के क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्लाइमेट सुटेबल फॉर ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स के लिए कौन सा क्लाइमेट सुटेबल है? ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरीड बिटवीन समर एंड विंटर। ग्रासलैंड्स हमें उस एरिया में मिलते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसमें समर और विंटर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, वहाँ पर बहुत बारिश भी आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर देयर, नेम द कॉन्टिनेंट्स वेयर दीज आर फाउंड। यहाँ पर पूछा गया है कि कितने टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं और ये किन किन कॉन्टिनेंट्स में आपको मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर ग्रासलैंड्स और सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर ग्रासलैंड्स, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्सेप्ट अंटार्कटिका, दीज ग्रासलैंड्स आर इन एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ करके बाकी जो 6 कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी में ग्रासलैंड्स मिलते हैं। क्वेश्चन 6, नेम 4 एनिमल्स दैट आर फाउंड ऑन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। आपको 4 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, तो उनका नाम है जिराफ, ज़ेब्रा, लायन एंड डियर, ठीक है। पेज नंबर 50, नेम द स्टेट इन इंडिया वेयर इज़ ग्रेनरी, ठीक है। ग्रेनरी कहाँ पर है? इंडिया के किस स्टेट में है? ग्रेनरी होता है बच्चों अन्न का भंडार, तो कहाँ पर है? पंजाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स ग्रेनरी लोकेटेड, और वर्ल्ड की ग्रेनरी कहाँ पर है? इन यूएसए, ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट डू द फील्ड्स लुक लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन द
यूएसए के फील्ड्स किस तरीके के दिखते हैं दिसंबर के मंथ में? द फील्ड्स लुक लाइक कवर्ड विद स्नो इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन यूएसए, यानी कि यूएसए में दिसंबर के टाइम पर वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो सारे के सारे फील्ड्स जो खेत होते हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। क्वेश्चन 10 है व्हेन डू फार्मर्स सो फील्ड्स, यानी कि इसका आंसर है व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन स्प्रिंग फार्मर्स सो द फील्ड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन इज व्हीट हार्वेस्टेड, व्हीट को कब हार्वेस्ट किया जाता है? क्वेश्चन आंसर है इसका व्हीट इज़ हार्वेस्टेड इन समर, यानी कि गर्मियों में इसको काटा जाता है, व्हीट को फसल जब पक जाती है। क्वेश्चन 12 है व्हाट इज़ कैटल शेड, कैटल शेड क्या होता है? कैटल शेड इज़ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स को भी रखते हैं और यहाँ पर जो इन्होंने रूम बनाए हुए हैं बड़े बड़े से, जिसमें काफ़ी सारा स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स का, अनाज का। ठीक है, अब पेज नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 13 वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेरीज, यानी कि प्रेरीज जो ग्रासलैंड है यूएसए का, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेरीज आर गिवन बिलो। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये है इट इज़ द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की ग्रेनरी है ये। एनिमल हस्बेंड्री इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल एंड मीट ऑफ द एनिमल्स इज़ एक्सपोर्टेड, यानी कि यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल में एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुओं को पालते हैं और जो एनिमल्स की मीट होती है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। डेयरी फार्मिंग, और ये बहुत ही लार्ज स्केल पर ही डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। एंड लास्ट है फार्मिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और मशीन की हेल्प से फार्मिंग की जाती है। क्वेश्चन 14 है हाउ इज़ फार्मिंग डन ऑन प्रेरीज, यानी कि यहाँ पर फार्मिंग किस तरीके से की जाती है? ऑन प्रेरीज सोइंग कटिंग हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय मशीन्स, यानी कि यहाँ पर फसल की बुवाई कटाई और सारी ही चीज़ें, मतलब जो भी काम है वहाँ के वो सभी किससे किए जाते हैं? मशीन से ही किए जाते हैं। क्वेश्चन 15 है वाई एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन हिली एरिया ऑफ प्रेरीज, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री हिली एरिया में क्यों फेमस है, मतलब पॉपुलर क्यों है प्रेरीज के? ठीक है, तो आंसर है एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन हिली एरियाज ऑफ प्रेरीज बिकॉज द हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न प्रेरी इज़ लेस फर्टाइल एंड रिसीव्स लेस रेनफॉल, यानी कि जो प्रेरीज के हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और बहुत ही कम उपजाऊ है वहाँ की ज़मीन। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। क्वेश्चन 16 व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सुइटेबल फॉर ग्रासलैंड्स, ये सेम क्वेश्चन ही है जो पहले भी आ चुका है इसमें। तो इसमें है ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन दोज एरिया वेयर द टेम्परेचर इज वेरीड बिटवीन समर एंड विंटर। क्वेश्चन 17 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर ग्रासलैंड एंड नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर ग्रासलैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन 18 है हाउ इज़ फार्मिंग डन इन यूएसए, यूएसए में फार्मिंग कैसे की जाती है? इन यूएसए सोइंग कटिंग हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर एंड कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर से और कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के थ्रू वो लोग सारी ही खेती से रिलेटेड जो भी काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19 है व्हाट इज़ द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मर्स इन वेस्टर्न प्रेरी एक्सेप्ट फार्मिंग, मतलब फार्मिंग के अलावा वो लोग और दूसरे कौन कौन से काम करते हैं वहाँ के जो किसान हैं? तो इसका आंसर है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। ठीक है, पशुपालन और जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, दूध बहुत सारे मतलब पशु रखते हैं, फिर उनका दूध दूहते हैं, उसको फिर बेचते हैं। ठीक है, और पेज नंबर 55 है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स है नेम द कंट्री वेयर सायरा वेंट टू, मतलब सायरा कहाँ पर गई थी, किस कंट्री में गई थी? अफ्रीका। ठीक है, वो वेस्टर्न अफ्रीका में गई थी ना, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे अफ्रीका। क्वेश्चन 21 नेम द एनिमल दैट ईट्स लीव्स फ्रॉम द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़, यानी कि उस एनिमल का नेम लिखना है जो हाई ब्रांचेस होती है ना ट्री की, उसमें से लीव्स को खाता है, तो आंसर है जिराफ। ठीक है, क्वेश्चन 22 नेम द एनिमल हुज स्ट्रिप्स मैच विद ग्रास, उस एनिमल का नेम लिखना है जिसकी स्ट्रिप्स ग्रास से मैच हो जाती हैं, जेब्रा है। ठीक है, ग्रासलैंड्स में मतलब मोस्टली एनिमल्स सभी ग्रास के कलर की तरह ही हो जाते हैं, उनके रंग जो होते हैं। क्वेश्चन 23 है नेम द मशीन दैट फील्स टॉल लाइक बिल्डिंग्स इन बॉक्सेस एज हाई एज बिल्डिंग्स, तो उस मशीन का नाम है कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। ठीक है, जो बॉक्सेस को फिल करती है। ओके बच्चों, थैंक यू।